नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। हम लोग बात कर रहे थे पीजीटी हिंदी सिलेबस के अनुसार जितने भी टॉपिक हैं सबको एक एक करके देख रहे थे, जिसमें से भाग एक का जो विषय था, भाग एक में जो है हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा के इतिहास के अंतर्गत कुल 10 चैप्टर है, यानी 10 पार्ट है, यानी 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक को हम लोग एक एक करके कर रहे हैं। हम लोग 6 टॉपिक कर चुके हैं, आज करेंगे 7वां टॉपिक। अगर आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस के आधार पर आप प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास कीजिए और मेरे साथ यूट्यूब चैनल में हमेशा वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपको अपने मेहनत के साथ साथ मेरा भी मेहनत और आपका भी मेहनत व्यर्थ न जाए। और इसके लिए मेरा जो सोच रहता है, जिस सोच के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ, वो मेरा सोच सार्थक हो सके। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हिंदी का तकनीकी एवं प्रयोजनिक विस्तार। आप देख पा रहे होंगे भाग एक हिंदी भाषा का इतिहास, जिसका चैप्टर हिंदी का तकनीकी एवं प्रयोजनिक विस्तार। इससे संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे और सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे आप महत्वपूर्ण मानकर ही तैयारी करें और मेरे साथ टेस्ट देने का प्रयास करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न, जीवन में यंत्रों के प्रयोग के साथ क्या जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज के मनुष्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर से। आप सभी जानते ही होंगे। किस शताब्दी में हिंदी का परंपरागत रूप से अभूतपूर्व विकास हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। आज इस श्रृंखला में कम से कम हम लोग 70 से 80 प्रश्न देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और सभी प्रश्नों का अपने से भी हल करने का प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के आसपास दूरसंचार के लिए कौन सी मशीन का आविष्कार हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेलेक्स मशीन। अगला प्रश्न, भाषा के पाठ को कंप्यूटर पर शुद्ध करने और संपादित करने की सुविधा कौन प्रदान करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कक्ष मुद्रण। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी के युग में मनुष्य के लिए कौन से साधन उपयोगी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईमेल। ईमेल के बिना अभी नहीं चल रहा है, ईमेल महत्वपूर्ण साधन भी है। आधुनिक जीवन के कई क्षेत्रों में खाली जगह के माध्यम से संप्रेषण होता है। तो इसका हो जाएगा भाषा के माध्यम से, आप जान ही रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, बाजार की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 का उत्तर जो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रयोजन मूलक। अगला प्रश्न, किसी विषय के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो यह भी प्रयोजन मूलक ही कहलाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, भाषा की मूल प्रकृति से संगति, स्पष्टता आदि कितने क्षेत्रों में विकास किए हैं? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 3 क्षेत्रों में। हम लोग इसको जानते हैं, 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसे भी आप नोट कर सकते हैं अपने अभ्यास पुस्तिका में। वार्ता क्षेत्र, वार्ता प्रकार और वार्ता शैली, ये 3 प्रकार होते हैं, यानी 3 क्षेत्र होते हैं। भाषा की मूल प्रकृति से संगति, स्पष्टता आदि कितने क्षेत्रों में विकास किए गए हैं? तो ये 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण है, वार्ता क्षेत्र, वार्ता प्रकार और वार्ता शैली। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में प्रयोजनमूलक सामग्री और प्रशिक्षण से सहायता मिलती है? तो 11 का उत्तर हो जाएगा भाषा विज्ञान। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस क्षेत्र में विधायी आयोग और विधि मंत्रालय के विधायी विभाग ने ठोस कदम उठाए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा। अगला प्रश्न, गैर सरकारी स्तर पर भारत के किस क्षेत्र में सिनेमा ने विशेषकर हिंदी का प्रचार प्रसार किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण क्षेत्र में। कौन से धार्मिक संस्था ने हिंदी के प्रचार के लिए विशेष योगदान दिया? तो ये हो जाएगा ब्रह्मा, एक संस्था है, धार्मिक संस्था। हिंदी व्याकरण में अव्यय शब्द क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अविकारी है।
अगला प्रश्न, हाय कौन सा अव्यय है? तो हाय जो है ये कौन सा अव्यय होगा? विस्मयादि बोधक। हाय। कौन सी अव्यय हमेशा अलग लिखी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संबंध बोधक। आए हुए थे कौन सी अव्यय है? तो ये होगा क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो देखिए, ब में हर्षी की मात्रा है, बीमारी बीमारी ये तो गलत है। ब में दीर्घ की मात्रा है, बीमारी बीमारी ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लोगों को संदेश किसके माध्यम से भेजते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईमेल के माध्यम से। आप सभी को पता होगा सन 1949 ईस्वी में चक्रवर्ती गोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में कितने शब्दों का प्रयोग किया था? ये उसका उत्तर हो जाएगा 2। और क्या क्या दोनों शब्द था? एक था नेशनल लैंग्वेज और दूसरा स्टेट लैंग्वेज, यानी राष्ट्रभाषा और राजभाषा। चलिए अगला प्रश्न, कार्यालयी हिंदी भाषा के कितने रूप हैं? कार्यालयी हिंदी भाषा के कुल 2 रूप हैं, एक प्रारूपण और दूसरा पत्र लेखन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। संविधान में राजभाषा के अनेक प्रयोजनों में से एक प्रयोजन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शासकीय प्रशासकीय। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ऑफिशियल शब्द का एक अन्य अर्थ कौन सा है? तो 24 का उत्तर हो जाएगा राजकीय। अगला प्रश्न, कौन सी हिंदी में निजी विचारों के लिए स्थान नहीं है? तो कार्यालयी हिंदी में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी को सरकारी हिंदी की संज्ञा दे सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्यालयी हिंदी को। अगला प्रश्न, कार्यालयी हिंदी के कितने प्रमुख कार्य हैं? तो कार्यालयी हिंदी के प्रमुख कार्य कुल मिलाकर 6 हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या क्या है? प्रारूपण, पत्र लेखन, प्रतिवेदन, संक्षेपण, पल्लवन और टिप्पणी। ये सभी को आप अपने नोटबुक में लिख लें और याद कर लें। अगला प्रश्न, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों या संस्थानों में से किसी विषय से संबंधित पत्र को अंतिम रूप देने से पहले उसका एक लिखित आलेख तैयार किया जाता है। उस लिखित आलेख को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रारूपण। अगला प्रश्न, किसी सरकारी कार्यालय, संस्थान अथवा संगठन में पत्र लेखन से पूर्व उनका प्रारूप अथवा ढांचा तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 का ए, प्रारूप लेखन। पत्र के विषय को पहले क्रमबद्ध रूप से वर्गीकृत करते हुए लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रारूप लेखन कहते हैं। अगला प्रश्न, कभी कभी समय बचाने के लिए अधिकारी प्रारूप में क्या करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संशोधन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। आमतौर पर पत्र कितने प्रकार के होते हैं? आमतौर पर पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से रिश्तेदार या नज़दीकी को लिखे जाने वाले पत्र कौन सी कहलाती है? तो ये अनौपचारिक कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है, यानी कहा गया है? किस पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहा गया है? तो 34 का उत्तर हो जाएगा अनौपचारिक पत्र को। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पत्र में निश्चित शैली का प्रयोग किया जाता है? तो 35 का उत्तर हो जाएगा औपचारिक। औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 36 का उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 37, व्यावसायिक, कार्यालयी और सामान्य जीवन में व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र किससे संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा औपचारिक पत्र से संबंधित। अगला प्रश्न, पत्र के कितने अंग होते हैं? तो पत्र के कुल 4 अंग होते हैं।
कौन सा 4 अंक, इसे भी जानना जरूरी है। पहला पता और दिनांक, दूसरा संबोधन और अभिवादन, तीसरा पत्र की सामग्री और चौथा पत्र की समापन या समाप्ति। अगला प्रश्न, किस प्रकार के पत्र की बाईं ओर ऊपर कोने में पत्र लेखक का पता लिखा जाता है और उसके नीचे तिथि? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक। किस प्रकार के पत्रों में संबोधन से पहले पत्र का विषय लिखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। औपचारिक पत्र में अभिवादन शब्द लिखने के बाद कौन सी चिन्ह लगाना आवश्यक है या कौन सी चिन्ह आवश्यक लगना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण विराम। अगला प्रश्न, किस पत्र में हस्ताक्षर के नीचे प्रेषक का पूरा नाम और पद का नाम लिखा जाता है? तो 42 का उत्तर हो जाएगा औपचारिक पत्र में। औपचारिक। अगला प्रश्न, ऐसा लिखित विवरण है जिसमें तथ्यात्मक पर आधारित किसी घटना, संस्था, विभाग आदि को प्रस्तुत करते हैं, वह क्या है? 43 का उत्तर हो जाएगा वह प्रतिवेदन है। रिपोर्ट की क्या विशेषताएं होती है? रिपोर्ट की विशेषता यही होती है कि वह अर्थग्रहण होता है। अगला प्रश्न, रिपोर्ट में खाली जगह का प्रयोग नहीं होता है, किसका प्रयोग नहीं होता है? तो प्रथम पुरुष का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। रिपोर्ट संक्षिप्त होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, कार्यालय में कौन से अधिकारी को विस्तृत पत्रों, प्रतिवेदनों आदि को संक्षेप में लिखने से उनका काम आसान होगा? तो उसका उत्तर हो जाएगा उच्च पदाधिकारी। कौन सा लेखन कला कार्यालय समाचारों का महत्वपूर्ण भाग है? तो 48 का उत्तर हो जाएगा टिप्पणी। 49 प्रश्न संख्या, हिंदी में टिप्पणी शब्द निम्नलिखित अंग्रेजी शब्द में से किसका पर्याय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नोटिंग, नोट से बना नोटिंग। टिप्पणी लेखन सरकारी कार्यालय का क्या है? तो ये एक अभिन्न अंग है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 51 को। अगला प्रश्न, किसी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को सरल सुगम बनाने के लिए जो लेख लिखी जाती है वह क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वह टिप्पणी कहलाती है। अगला प्रश्न, टिप्पणी के कितने अंग होते हैं? तो टिप्पणी के कुल कितने? 3 अंग होते हैं। क्या क्या? समस्या का स्पष्ट निरूपण, विचाराधीन समस्या का विश्लेषण और उचित समस्या का विश्लेषण। ये तीनों आप लिख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, टिप्पणी को कितने क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया? तो टिप्पणी को कुल 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। विषय प्रतिपादन, विषय वस्तु, लेखन वस्तु और प्रसार, 4 प्रतिपादन को लिख लेंगे आप, बहुत ही आवश्यक है और इसे आप याद कर लेंगे। अगला प्रश्न, विषय वस्तु के आधार पर टिप्पणी के कितने भेद हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 भेद, साधारण और संपूर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, प्रसार के आधार पर टिप्पणी के कितने भेद हैं? प्रसार के आधार पर टिप्पणी के 2 भेद हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो इसका भी उत्तर 2 हो जाएगा। एक ही विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी या अधिकारी टिप्पणी लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? 56 का उत्तर हो जाएगा आंतरिक टिप्पणी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, विषय वस्तु के आधार पर कौन से टिप्पणी के अंतर्गत नियमों, उपनियमों और तर्कों का सहारा लिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परिपूर्ण या संपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जनसंचार की दृष्टि से मानव सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59,
जनसंचार के माध्यम से समाज की बड़ी बड़ी उपलब्धियां निर्माण और सृजन किसके बल पर हुई है? तो ये भी इसका उत्तर हो जाएगा भाषा के बल पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, मीडिया से संबंध व्यक्ति के लिए किससे परिचित रहना आवश्यक है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा भाषा से संबंधित। संचार माध्यमों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 भागों में, 3 वर्गों में बांटा गया है। संचार माध्यम में मौखिक भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिष्ट, परिनिष्ठित और मुहावरेदार, उपरोक्त सभी। मीडिया की रचना धर्मिता पर विचार करें तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कला, साहित्य, जीवन और उपरोक्त सभी। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, संचार माध्यम में दैनिक समाचार पत्र किसका माध्यम से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रित माध्यम। अगला प्रश्न, व्यावसायिक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवसाय को बढ़ाना ही होगा। अगला प्रश्न, व्यावसायिक क्षेत्र में भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो व्यावसायिक क्षेत्र में भाषा शैली नम्रतापूर्ण होनी चाहिए, न कि कटुतापूर्ण। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यावसायिक हिंदी की विशेषताएं होती है, क्या होती है? संक्षिप्तता, है ना। अस्पष्ट तो होगा नहीं, गिरना भी नहीं होगा, अनिश्चित भी नहीं होगा, संक्षिप्तता होगी। ठीक है। अगला प्रश्न, व्यावसायिक क्षेत्र में पत्र कैसी होती है? तो व्यावसायिक क्षेत्र में पत्र कैसी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रमबद्धता। प्रसारण के आधार पर प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रसारण के आधार पर प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के। अगला प्रश्न, अंग्रेजी में प्रारूपण को ड्राफ्टिंग कहा जाता है, उर्दू में इसे क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मसौदा। हम लोग जो मसौदा तैयार करते हैं यानी ड्राफ्टिंग को उर्दू में इसे मसौदा कहा जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार। आज का अंतिम प्रश्न, किसके कारण हिंदी के शब्द संपत्ति में कई गुण आ गया है और उसमें एकरूपता भी आई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शब्दकोश के आधार पर, यानी शब्दकोश के कारण। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार समय का सदुपयोग करते रहें और मेहनत को दोगुना कर आप अपने तैयारी को मूर्त रूप दें और आने वाला समय आपका है, ये सोचकर आप अभी से ही तैयारी में जुट जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए।